हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। मैं किसले सर आज आपके लिए फिर से एक नए वीडियो लेकर के आया हूं काफ़ी जानदार शानदार प्रश्न के साथ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आपको एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप का प्रश्न जब आपसे बना करके जब वहाँ से आइएगा तब आप कहिएगा कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था और आपने क्या पढ़ा, आपका रिजल्ट कैसा गया। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने में है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। तो टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। टोटल कितना गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था? 3 गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था और तीनों को इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, लंदन के जेम्स पैलेस में। अगर पहला गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो पहला गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में हुआ था। इसमें 78 व्यक्ति भाग लिया था। किसमें कितना व्यक्ति लिया था? 78 व्यक्ति भाग लिया था। अगर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की अगर बात किया जाए तो 1932 में हुआ था और इसमें 22 भारतीयों ने भाग लिया था। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन जो था दोस्तों, इसमें 16 भारतीय भाग लिया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुआ था। तो गांधी जी जो था पहला गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को बुलाने के लिए कहाँ? इंग्लैंड। तो इसको एस राजपुताना नामक जहाज से ले गया था दूसरा गोलमेज सम्मेलन में शामिल करवाने के लिए। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछ लेता कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाला व्यक्ति बताइए, तीनों गोलमेज सम्मेलन में, तो आपको बताना है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में BR अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर था। कौन था? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। चलो ये तो सबको पता होता है, लेकिन आप हमसे पढ़ते हैं तो कुछ अलग रखिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ और भी एक व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उसका क्या नाम था? TP सप्रू। क्या नाम था? TP सप्रू, जिसको हम लोग तेज प्रताप सप्रू कहते हैं। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में यही 2 व्यक्ति भाग लिया था। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ तक क्लियर है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी हम सब जानते हैं। भले ही भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ, लेकिन दोस्तों अपना जो बिहार है ना, ये बहुत उच्च दर्जे का जगह है। क्योंकि सोचिए, भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ लेकिन ज्ञान उसको कहाँ हुआ? अपना बिहार में हुआ। बिहार में कहाँ? बोध गया में हुआ। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बोध गया में क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुआ था निरंजना नदी के पास में। आपको ये बात याद रख लेना है। अच्छा, लुम्बिनी में क्या हुआ था? तो भगवान बुद्ध का जो 563 BC में जन्म हुआ था। क्या हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। लुम्बिनी एक वन है जो नेपाल में पड़ता है, नेपाल के तराई क्षेत्र में। और कुशीनगर में भगवान बुद्ध का क्या हुआ था? कुशीनगर में 483 BC में भगवान बुद्ध का मृत्यु हुआ था। क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। और सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। क्या दिया था? प्रथम उपदेश पूछेगा भगवान बुद्ध कहाँ दिया था? तो इसी सारनाथ में दिया था। इस प्रथम उपदेश को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। इनका बचपन का नाम पूछेगा क्या था भगवान बुद्ध का? तो बचपन का नाम दोस्तों, बुद्ध का बचपन का नाम, तो बचपन का नाम आपको बता देना है सिद्धार्थ था। कौन था? सिद्धार्थ था। और सिद्धार्थ ये नाम पूछेगा कि भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ बचपन में कौन रखा था? तो इसका बचपन में जो नाम सिद्धार्थ रखा था, असित नाम के ब्राह्मण रखा था। कौन रखा था? असित नाम के ब्राह्मण ने इसका नाम क्या रख दिया था? सिद्धार्थ रख दिया था। अगर यहाँ तक अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़े। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। अच्छा, वही प्रश्न है, अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया था। तो ज्ञान की प्राप्ति आपका बोध गया में हुआ, लुम्बिनी में जन्म हुआ, कुशीनगर में मृत्यु हुआ, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया। चलिए नेक्स्ट अगला है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। अच्छा, सबसे हल्की धातु पूछ रहा है। तो सबसे हल्की धातु आपको बता देना है कि सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। क्या होता है? लिथियम होता है। और सबसे भारी पूछ लेता, सबसे भारी, हल्की की जगह पे क्या पूछ लेता? इस बार भारी अगर पूछ ले तो ओसोमियम बताना है। क्या बताना है? ओसोमियम बताना है। ओसोमियम बताना है। अगर पूछ लेता कि सबसे हल्का तत्व बताइए, क्या बताइए? तत्व बताइए। तो तत्व में आपको क्या बताना है कि हाइड्रोजन बता देना है। अगर पूछ लेता कि सबसे
सबसे भारी गैस बताइए, सबसे भारी गैस बताइए। तो गैस के आप बताते रेडॉन। क्या बताते? रेडॉन। रेडॉन को नाम तो आप जानते होंगे क्योंकि यह अक्रिय गैस है। तो रेडॉन दोस्तों, जहाँ पर रेडॉन गैस होता है, भूकंप आने पर यह गैस वहाँ पर अधिक पाया जाता है, तो इसलिए रेडॉन गैस को भूकंप रोधी गैस भी कहा जाता है। तो चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान की बात किया जा रहा है, तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। अच्छा, सिर्फ गोदान ही आपको याद नहीं रखना है, मुंशी प्रेमचंद के कई रचनाएं हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। गोदान हो गया, गबन हो गया, गोदान के साथ साथ क्या याद रखना? गबन, कर्मभूमि, गोदान, गबन, कर्मभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि, रंगभूमि और निर्मला। क्या रखना है? निर्मला, निर्मला हो गया। फिर उसके बाद में कफन, बूढ़ी काकी, कफन हो गया, कफन, बूढ़ी काकी, बूढ़ी, कफन के बाद में बूढ़ी काकी। ये सारा रचना आपको इसका याद रख लेना है। नमक का दरोगा, पूस की रात, दो और याद रख लीजिए, नमक का दरोगा, नमक का दरोगा और पूस की रात। अगर आप मुंशी प्रेमचंद के बारे में बुक का नाम अगर याद रख लेते हैं तो समझिए कि आपसे ऑटोमेटिक एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस प्रश्न का फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 क्या था? बिल्कुल राइट था। अच्छा, महादेवी वर्मा का कौन सा शीर्षक है? तो याद रखना कि गौड़ा शीर्षक के राइटर पूछेगा कौन है, तो गौड़ा शीर्षक का महादेवी वर्मा है, जिसमें एक गाय का बहुत अच्छा से चित्रण किया गया है। अच्छा, अब जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का आपको याद रख लेना है आंसू। जयशंकर प्रसाद का कौन कौन सा कृति है? आंसू हो गया, आंसू हो गया, कामायनी हो गया, कामायनी, आंसू, कामायनी, आंसू, कामायनी और लहर झरना, लहर, लहर झरना, झरना। ये सब किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। अब ऊपर में मैं आपको दिनकर जी का बताता हूँ, जिसको हम लोग राष्ट्र कवि के नाम से जानते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का, इसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछला बार भी एग्जाम, डीएलएड के एग्जाम में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, कई बार पूछा गया था। तो इसका रचना का नाम याद रख लेना है उर्वशी, 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 रश्मिरथी, रश्मिरथी, रश्मिरथी और संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा। तो ये सब किसका है? ये सब दिनकर जी का है। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? सिमरिया, बेगूसराय, बिहार में हुआ था। आपको ये बात याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अच्छा, रोज़ क्लास का PDF आपका ITIHASKIDUNIYA 99 पर अपलोड हो जाता है। यहाँ से आप वीडियो का PDF ले सकते हैं। अच्छा, साथ साथ एक कमेंट आप कर दीजिए, क्या आपको इतना डीप सॉल्यूशन की ज़रूरत है? बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में अब आपका लेवल काफ़ी हाई हो चुका है। आपको एक प्रश्न से 4 प्रश्न निकाल करके चलना है। एग्जामिनर से आपको एक कदम आगे की ओर बढ़ना है, तो आपको इसी टाइप से पढ़ना होगा। तो हम बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आप लोग फिलहाल कमेंट में लिख दीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप सॉल्यूशन चाहिए या थोड़ा बहुत कम चाहिए। चलिए, अगला है पंचतंत्र के लेखक हैं। अच्छा, पंचतंत्र के लेखक कौन हो जाएगा? विष्णु शर्मा। क्या हो जाएगा? विष्णु शर्मा इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और पंचतंत्र का विष्णु शर्मा ठीक है। बाण भट्ट का पूछेगा क्या हो जाएगा? तो बाण भट्ट का आपको बता देना है कि बाण भट्ट का आपका हो जाएगा कादम्बरी। क्या हो जाएगा? कादम्बरी जो रचना है पूछेगा किसका है? बाण भट्ट का है। और हर्षचरित, हर्षचरित ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा करता था। ये बात आपको याद रख लेना। कौन? बाण भट्ट। तो कादम्बरी और हर्षचरित किसका है? बाण भट्ट का है। तो कालिदास का रघुवंशम, मेघदूतम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब पुस्तक किसका है? कालिदास का, पहले बता चुके हैं। विष्णु शर्मा का याद रखना है पंचतंत्र। क्या रख लेना है? पंचतंत्र, हाँ याद दिले है। हर्षवर्धन का याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नागनंद, हर्षवर्धन का 3 याद रख लीजिएगा। नागनंद, नागनंद, फिर उसके बाद में रत्नावली, रत्नावली, रत्नावली और आपको एक तीसरा याद रख लेना है प्रियदर्शी, प्रियदर्शी। तो ये तीनों के रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न,
अगला प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था? पाकिस्तान के तलवंडी में हुआ था और 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। दोस्तों वर्तमान में इसी तलवंडी को हम लोग ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ननकाना साहब के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट हो जाएगा। और गुरु नानक देव जो था ये सिख धर्म का प्रथम गुरु था। क्या था? सिख धर्म का प्रथम गुरु था। यानी प्रथम गुरु पूछे या सिख धर्म का संस्थापक पूछे तो आपको क्या बता देना है? गुरु नानक देव आपको बताना है। चलिए अच्छा, इसका कुछ रचना का नाम याद रख लीजिए। गुरु नानक देव का रचना जो एग्जाम में आपका पूछा जाता है तो इनका रचना है रोहिला। क्या है? रोहिला, सोहिला, रोहिला, सोहिला, जपूजी। तो ये तीनों किसका है? तीनों कृति किसका है? तो गुरु नानक देव का है। चलिए बढ़े नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अनुपम मिश्र का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 81 नंबर का प्रश्न है, अनुपम मिश्र का जन्म। तो दोस्तों अनुपम मिश्र का जन्म जो हुआ था वो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर कहाँ पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। तो ऑप्शन खोजिए, ऑप्शन नंबर डी में हमको दिख रहा है नागपुर, महाराष्ट्र, और इसका जन्म 1942 में हुआ था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल को हम लोग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अच्छा, अगर यही पूछ लेता कि दो वर्ण नहीं, पूछ लेता कि दो पदों का मेल, दो पदों का मेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो दो पदों का मेल को हम लोग समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आप बिहार डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं तो हिंदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और समास का दोस्तों ऊपरी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि समास का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप होता है। और उपसर्ग, और एक होता है प्रत्यय, है ना। एक होता है प से हाँ, उस प से प्रत्यय, प से पीछे। ये किसी भी शब्द के पीछे लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन ला देता है। तो प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगता है। ये बात, प से प्रत्यय, प से पीछे, उ से उपसर्ग, उप मतलब होता है आगे। यह किसी भी शब्द का आगे लगता है। क्या लगता है? आगे लगे तो उपसर्ग, पीछे लगे तो प्रत्यय। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अत्याचार का संधि विच्छेद क्या होगा? दोस्तों अत्याचार का संधि विच्छेद होगा अत्याचार। तो अत्याचार का आपका संधि विच्छेद हो जाएगा अत्याचार में। सबसे पहले आप बताइए कि अत्याचार में कौन सा संधि है? तो अत्याचार में देखिए, यहाँ अत्याचार जब भी आधा अधूरा वर्ड अगर आपको दिखे तो आप समझ जाइए इसमें कौन सा संधि होगा? यन संधि होगा। कौन सा संधि होगा? यन संधि होगा। तो अतिजोड़ आचार, अतिजोड़ आचार कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अत्याचार में कौन सा संधि है? यन संधि है। इसका पहचान क्या होता है? आगे आधा होगा, आगे 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 जो होगा आधा होगा। क्या होगा? आगे आधा होगा। फिर उसके बाद में य या वो आएगा। तो हम लोग देख लेते हैं, आगे आधा है तो ऑटोमेटिक लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट, महर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महर्षि का संधि विच्छेद हो जाएगा महाजोड़ ऋषि। क्या हो जाएगा? महाजोड़ ऋषि। खोजिए ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है महाजोड़ ऋषि। तो ऋषि, महाजोड़ ऋषि यहाँ पर भी है लेकिन ऋषि में तालव्य स नहीं होता है। महजोड़ ऋषि ये भी गलत है, महजोड़ ऋषि नहीं होगा, महाजोड़ ऋषि हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर पूछ लेता हूँ कि महर्षि में कौन सा संधि है? तो महर्षि में बच्चों यहाँ पर देखिए, महा में क्या है? आ है, आ है। आ में जब हम लोग री को जोड़ते हैं, अगर ओ आ में अगर हम लोग किसको जोड़ते हैं? री को जोड़ते हैं तो क्या होता है? और होता है। क्या होता है? तब न महर्षि हो गया, और होता है। ऐसा हमारा किस संधि में होता है? तो ऐसा मेरा गुण संधि में होता है। किस संधि में होता है? गुण संधि में होता है। इसलिए महर्षि में अगर पूछ लेता कौन सा संधि है तो आपको फटाफट बता देना था कि यह इसमें गुण संधि है। कौन सा संधि है? गुण संधि है। बढ़िए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए
गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होता है? अच्छा, गणना मतलब काउंटिंग विशेषण का, ये सब गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणाम विशेषण, संबंधवाचक विशेषण, ये सब विशेषण का प्रकार होता है। ठीक है, तो ये विशेषण का प्रकार है। विशेषण क्या होता है? किसी भी चीज़ का विशेषता बताता है। तो गणना मतलब काउंटिंग होता है। क्या होता है? गिनती होता है, यानी संख्या का बात कर रहा है। तो गणना के लिए किस विशेषण का प्रयोग होगा? तो संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होगा। तो ये बात तो कौन नहीं जानता है? तो एकदम ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब गुणवाचक के लिए अच्छा, भला, बुरा, बेईमान, चोर, ये सब क्या हो जाएगा? इसका गुण है, इसका क्वालिटी है, तो इसमें गुणवाचक होता है। लेकिन यहाँ क्या करा? गणना के लिए नहीं कह रहा था, इस पर इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट, महापुरुष में कौन सा समास है? तो महापुरुष, महाजोड़, हाँ, महापुरुष में कौन सा समास है? जब भी जो है बढ़ा चढ़ा करके बोले, जब भी समास में, जब भी आपको बड़ाई किया जाए, बढ़ा चढ़ा करके बोले, तो आपको लगाना है कि कर्मधारय समास है। क्या है? कर्मधारय समास है। आप खुद देख सकते हैं कैसे, कि देखिए महापुरुष कहता है, पुरुष नहीं है, ये क्या है? महापुरुष है। तो बढ़ा चढ़ा के न बोल रहा है, तो बढ़ा चढ़ा के बोलेगा तो क्या होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला, हाँ, 86 नंबर का प्रश्न था ना? हाँ, 86 का हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, आजन में कौन सा समास है? तो आजन में कौन सा समास है? तो आजन में आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन में? ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन में, हाँ, यहाँ ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि आजन में अव्ययी भाव समास होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन जो हो जाएगा दर्शन, तो दर्शन में कौन सा वचन है? तो दर्शन में याद रखना कि दर्शन में बहुवचन है। क्या है? बहुवचन है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब मैं ग्रामर पढ़ाऊंगा तो ऐसा क्यों होता है, मैं सारा चीज़ बताऊंगा। फिलहाल अभी क्वेश्चन बताते हुए निकल रहे हैं हिंदी के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट, अगला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो चौथे बौद्ध संगीति की बात हो रही है। हम लोग जानते हैं कि टोटल बौद्ध संगीति वैसे तो 5 हुआ था, लेकिन मैं आपको टोटल 4 बौद्ध संगीति ट्रिक के साथ रटवा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि चारों बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ था और उसका राजा कौन था और कौन सा जगह पर हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं बौद्ध संगीति का स्थान। क्या देखते हैं? स्थान देखते हैं। स्थान में ट्रिक याद रखना है, रावे पाकू। क्या रखना है? रावे पाकू। तो रा से याद रख लेना है राजगृह। क्या रख लेना है? राजगृह। राजगृह, इसमें पहला बौद्ध संगीति हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट बौद्ध संगीति हुआ। वैसे याद रख लेना वैशाली। क्या रखना है? वैशाली। और इसमें जो है सेकेंड बौद्ध संगीति हुआ। क्या हुआ? और पास याद रख लेना है पाटलिपुत्र। यही पाटलिपुत्र में तीसरा, थर्ड बौद्ध संगीति हुआ। कुश याद रख लेना कुंडलवन। इस कुंडलवन में चौथा बौद्ध संगीति हुआ। ठीक, और अगर राजा पूछता, राजा में आपको याद रखना था अका। क्या होता? अका। अगर पूछ लेता कि पहला बौद्ध संगीति के समय में कौन राजा था, तो ओ में से देखिए अजातशत्रु। पहला बौद्ध संगीति जो राजगृह में हुआ, इसका राजा कौन था? अजातशत्रु। ये जो राजगृह में हुआ पहला, अजातशत्रु इनका क्या था? राजा था, अजातशत्रु। जो वैशाली में हुआ, का से काला अशोक था। कौन था? काला अशोक था। अ से फिर अशोक हो जाएगा। जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ वो कहाँ हुआ था? पटना में हुआ। और इसका जो थर्ड, यहाँ देख लीजिए थर्ड है ना, थर्ड में क्या हो जाता? अशोक हो जाता। और चौथा जो हुआ था कनिष्क, का से कनिष्क हो जाएगा, जो कुंडलवन यानी कश्मीर में हुआ था। तो यही है चौथा बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ हुआ था, इसका क्या राजा था, सारा ट्रिक है। चलिए बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया? चंद्रयान 3 की लॉन्च की बात किया जाता है तो हम सब जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? 14 जुलाई 2023 को। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च किया गया था? चंद्रयान, ये तो 3 हो गया, तो हम लोग देखते हैं चंद्रयान फर्स्ट। तो चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान फर्स्ट दोस्तों 2008 में। कब हुआ था? 2008 में।
और चंद्रयान सेकेंड कहेगा कब लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान सेकेंड जो हुआ था 2019 में। कब हुआ था? 2019 में। और चंद्रयान थर्ड जो हुआ था 14 जुलाई 2023। चंद्रयान थर्ड कब हुआ? 14 जुलाई 2023 में, 2023 में लॉन्च हुआ। इसलिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस नहीं, चंद्रयान हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता इस चंद्रयान 3 का लैंडिंग कहाँ हुआ था, तो चंद्रयान 3 नहीं, ये हो गया। हाँ, कहाँ पर लैंडिंग हुआ था? तो दक्षिणी ध्रुव पर। कहाँ हुआ था? दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ था। कहाँ ध्रुव हुआ था? दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। और दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला चौथा देश अपना क्या बन गया था? भारत बन गया था। भारत बना अपना चौथा देश इस प्रकार चांद पर दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला। बढ़े हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पहला देश पूछता कौन था? तो पहला अमेरिका है। चलिए अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो आपका प्रारंभ हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को हुआ था। 12 मार्च 1930 को हुआ था। और 1920 को असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था। और इस दिन बाल गंगाधर तिलक का क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। और 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और 1947 में पता है भारत हमारा क्या हो गया था? आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ था। दोस्तों ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैं हर रोज़ आपके लिए काफ़ी शानदार जानदार प्रश्न लेकर के आते रहता हूँ। और रोज़ क्लास का PDF मैं आपको बता दूँ, ITIHASKIDUNIYA 99 पर आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है लिंक, वहाँ पर जाइए, क्लिक कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए।